हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका HKTIS में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के जो लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। और भी बहुत सारे अकाउंट्स मिल जाते हैं। खास करके कल हमने देखा था कि जो लिटरेरी सोर्सेज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बाद फिर हम लोग फॉरेन अकाउंट्स देखेंगे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमने जैसे जो बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शंस थे, मोनूमेंट्स थे, कॉइन्स थे, आर्टिफैक्ट्स थे, उन सारे चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देख पाए हैं तो प्रीवियस जो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है उसको आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे जो फॉरेन अकाउंट्स हैं, यानी जो विदेशी यात्री भारत में आए, उन लोगों ने भारत के बारे में क्या चीज़ें लिखी है और उनसे हमें कौन कौन सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। अगर देखा जाए तो जो फॉरेन अकाउंट्स है इसको 3 भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। क्लासिकल, चाइनीज़ एंड मुस्लिम्स। क्लासिकल मतलब जो सबसे पहले आए भारत में और जो एंशिएंट टाइम में ही आए। उसके बाद फिर चाइनीज़, बहुत सारे जो चाइनीज़ ट्रेवलर्स थे वो आए भारत में और यहाँ आकर के यहाँ की जो रहन सहन है, यहाँ की जो कल्चर है, उन सारी चीज़ों को उन्होंने देखा, समझा, पढ़ा और फिर उस पर बहुत सारे अकाउंट्स उन्होंने लिखा, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी। और फिर देखेंगे हम लोग कि लेटर गुप्तन पीरियड में फिर बहुत सारे अप टू मिडिल एजेज में हम लोग देखेंगे कि मिडिवल एजेज आते आते मुस्लिम अकाउंट्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं हमें। तो क्लासिकल जो सोर्सेज हैं, क्लासिकल सोर्सेज में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो वो है हेरोडोटस। हेरोडोटस स्काइलेक्स एंड टीसीएस करके जो ग्रीक यात्री थे, जो ग्रीक हिस्टोरियंस थे, उन लोगों ने भारत के बारे में उस समय क्या लिखा, उस समय का भारत का पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, खास करके जो नॉर्थ वेस्ट का रीजन है भारत का वो कैसा था और वहाँ के लोगों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी। हेरोडोटस भारत के बारे में अपने जो फेमस बुक है जिसका नाम है हिस्ट्रीज, इस पे उसने किताब ही लिख दिया है हिस्ट्रीज। वो भारत, इसमें थोड़ा विस्तार से भारत के बारे में बताता है कि भारत की जो पॉलिटिकल स्थिति कैसी थी और उस समय के जो जितने भी जो शासक थे एंशिएंट हिस्ट्री में देखा जाए तो उनका क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टांस क्या था और वो लोग कैसे जीवन यापन करते रहते थे। यहाँ की जो जितने भी खास करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हम लोग बात करें या जो पर्टिकुलरली नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो उस समय कौन कौन से वो लेखा जोखा प्रोवाइड करते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि बाद के पीरियड में जब अलेक्जेंडर भारत पे आक्रमण कर रहा होता है, हेरोडोटस ये है हेरोडोटस। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत रहा है। इसमें दिया है 490 to 425 और 420 BC बिफोर क्राइस्ट एरा। तो इसको इतिहास का पिता भी बोला जाता है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता, क्योंकि इसने सबसे पहले जो हिस्ट्रीज जो किताब लिखी, यानी जो इतिहास पे किताब ही लिख दी और उसका नाम भी इसने इतिहास ही रखा, इसलिए इसको हिस्ट्री द फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। तो देख सकते हैं कि नो वन इज फुल इनफ टू चूज वार इंस्टीड ऑफ पीस, इन पीस सन्स बरी फादर्स बट इन वार फादर्स बरी सन्स। कितना अच्छा चीज़ लिखा है, कोट लिखा है कि नो वन इज़ फुल इनफ टू चूज वार इंस्टीड ऑफ पीस, कि अगर कोई शांति के बदले युद्ध चुनता है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ठीक है,
इन पीस सन्स बरी फादर्स, जब शांति कायम रहता है, जीवन यापन आराम से जब चलते रहता है, तो सन्स बरी फादर मतलब जो पापा का, पिता का अंतिम संस्कार जो है वो पुत्र करता है। लेकिन जब स्थिति उल्टा हो जाती है, जैसे ही वार की स्थिति आती है, तो उसमें बाप क्या करता है, वो बेटे की अर्थी को उठाता है, फिर उसका अंतिम संस्कार करता है। तो देख सकते हैं कि कितना अच्छा मैसेज दे रहा है हमें कि किसी भी हाल में पूरी दुनिया में शांति कायम रहे, जो व्यवस्थाएं हैं वो स्मूथली चलती रहे, किसी से बैर करके, खास करके हमारे जो पड़ोसी कंट्रीज है उससे कुछ मिलने जाने वाला नहीं है। अच्छा होगा कि हम अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम करें और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो मेन स्ट्रीम में जुटने का काम करें, जॉब का क्रिएशन हो, जो स्टार्टअप क्रिएट हो, डिजिटलाइज हो, जो कि अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे हम लोग। इसके बाद अगर अलेक्जेंडर को देखेंगे हम लोग, हाँ ये चले थे दुनिया जीतने और ये शक्तिशाली था भी एक्चुअली अलेक्जेंडर। शक्तिशाली के साथ साथ बहुत एम्बिशियस था, बहुत एम्बिशियस, बहुत ही महत्वाकांक्षी, चाहता था कि पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर ले, पूरी दुनिया को जीत ले। लेकिन जैसे ही भारत के नॉर्थ वेस्ट में आया, इसको पता चला कि यहाँ की जो सेना है इससे कई गुना ताकतवर है। हालांकि वो पहले से ही युद्ध करते करते बहुत जो अलेक्जेंडर सिकंदर की जो सेनाएं थी थक चुकी थी। अब वो लोग आगे बढ़ने का नाम भी नहीं ले रहे थे, उस नदी को पार करने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन यहाँ तो नंद वंश की जो सेना थी एकदम तैनात थी और इनका लेखा जोखा मिलता है कि ये आते हैं भारत में 326 BC, 326 BC में भारत पे आक्रमण करते हैं। लेकिन इनके आक्रमण को धाराशायी कर दिया जाता है। यहाँ के जो उस समय के नंदवंश के जो शासक थे उन्होंने इनकी जो मेहनत है, सारे मेहनत पे, इनकी आकांक्षाओं पे, इनकी महत्वाकांक्षाओं पे पानी फेर दिया था। तो इनका भी इनके इन्वेजन के बाद जितने भी जो भारत में राइटर्स आए या जो ट्रेवलर्स आए, वो भारत के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं। खास करके अगर बात करेंगे, जो मेगास्थनीज था, जो सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था, एम्बेसडर। अभी भी जो यूपीएससी के थ्रू जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाते हैं वो उनको एम्बेसडर ही बोला जाता है, किसी कंट्री का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उस समय मेगास्थनीज आया, डायनीसियस आया और डेमेंशियस आया। 3 जो राइटर्स इंपॉर्टेंट उस समय आए थे। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के दरबार में एम्बेसडर सेल्यूकस निकेटर का एक था और वो आपको जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके दरबार में आता है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हम लोग देखेंगे तो 323 BC में ये इसका राज्याभिषेक हो जाता है गद्दी पे। जो घनानंद है उसको हरा करके फिर गद्दी पे बैठ जाता है। तो फिर देखेंगे कि जब हम लोग मौर्यन एम्पायर डिटेल में पढ़ेंगे या उसके पहले जितने भी जो हर एक वंश हैं, शिशुनाग वंश हैं, वो सारे वंशों को हम लोग धीरे धीरे करके आराम से पढ़ते चलेंगे। अभी एक मोटा मोटी जितनी भी जो सोर्सेज है उसके बारे में डिस्कशन चल रही है। तो मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और फिर वो यहाँ के बारे में बहुत डिटेल्ड अकाउंट्स लिखता है। मेगास्थनीज का एक किताब बहुत ही फेमस है जिसका नाम था इंडिका, यानी इंडिका, यानी भारत को बारे में ही उसने एक किताब ही लिख दिया था। और उसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो शासन व्यवस्था थी या जो मौर्यन एम्पायर की जो शासन प्रशासन, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक या फिर जो रिलीजियस स्थिति थी उसके बारे में अच्छे तरीके से इसने डिस्कस किया है। ठीक है। अब इनके जैसे बाद में फिर देखते हैं कि जो लेटर और जो ग्रीक राइटर्स आते हैं, खास करके जो आते नहीं लिखते हैं भारत के बारे में, खास करके जो स्ट्रैबो हो या डायोडोरस हो, एरियन हो, प्लिनी हो या फिर टॉलमी हो, ये जितने भी जो उस समय के हिस्टोरियंस से, खास करके जो ग्रीक हिस्टोरियंस है जिनको क्लासिकल हिस्टोरियंस या क्लासिकल सोर्सेज में हम लोग काउंट करते हैं, तो ये लोग क्या लिखते हैं कि भारत के बारे में अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते हैं। क्योंकि ये हिस्टोरियंस थोड़ा सा देखेंगे तो रैशनल थे और क्रिटिकल भी थे कि केवल राजा की बड़ाई ही नहीं करना है बल्कि उनके बारे में उनकी जो खामियां हैं उन खामियों को भी उजागर करना है, और ताकि जो शासन व्यवस्था है, जो प्रशासन व्यवस्था है, जो पॉलिटिकल स्थिति है उसमें और सुधार लाया जा सके। तो कबीर का जो दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुठी छवाए वाली बात है कि जब तक हमें इंट्रोस्पेक्शन करने का
आत्मनिरीक्षण करने की करने का मौका जब नहीं मिलेगा तो हमारी अंदर क्या कमियां हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे हिस्टोरियंस का राज दरबार में होना ज़रूरी हो जाता है, या कोई भी जो राइटर्स हो वो पक्षपात न कर करके, खास करके जो हिस्टोरियंस हो। अभी तो हम लोग आगे देखेंगे कि जो इतिहास के साथ जस्टिस किया ही नहीं गया है। सब लोग अपने अपने मत से, अपने अपने हिसाब से लिखा करते थे। जो आर्कियोलॉजिकल स्रोत, यानी कहने का मतलब है कि जो सामंजस्य होना चाहिए, जो लिटरेरी सोर्सेज है उसको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से सामंजस्य जब हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे तब जाके हमें जो एक्चुअल और जो रियल फैक्ट है, जो तथ्य है, वो पता चलेगा। तो फिर देखते हैं हम लोग, क्योंकि जितने भी जो लिटरेरी सोर्सेज में बहुत सारे घालमेल किए गए, इतिहास के साथ घालमेल हुआ, लेकिन जैसे ही हम लोग देखते हैं कि जो आपको पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं, पुरातात्विक स्रोत तो कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। तो ठीक है, ये जो स्ट्रैबो, प्लिनी, टॉलमी, ये जितने भी जो हिस्टोरियंस थे, इन्होंने भी भारत के बारे में लिखा है। फिर हम लोग देखेंगे कि जो चाइनीज जो ट्रेवलर्स थे, चाइनीज ट्रेवलर्स भी आए भारत में। पहला हम लोग देखेंगे कि वेनसांग है, इसका नाम भी हम लोग तो हिंदी में पढ़े हैं तो इसका नाम प्रोनाउंसिएशन हम लोग वेनसांग अपने अनुसार कर लेते हैं। तो यहाँ टी भी साइलेंट है, एच में डब्ल्यू आ जा रहा है, पता नहीं कैसा कैसा नाम इन लोगों का। लेकिन ये जब भारत में आए तो भारत के बारे में अच्छी जानकारियाँ इनसे प्राप्त होती है। वेनसांग को बोला जाता है कि यहाँ से बहुत सारी जो किताबें हैं, किताबों को लेके ये गया, यहाँ आया, पढ़ा, इसके बारे में लिखा, फिर यहाँ से बहुत सारे जो बुद्धिस्ट लिटरेचर थे उन सारे लिटरेचर्स को लेके गया और पूरे चाइना में फैला दिया है। उसी प्रकार जब हम लोग देखेंगे कि वेनसांग भी हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है। और ये जो चाइनीज फाहियान जो है पहला चाइनीज यात्री था और वेनसांग दूसरा था। इसके पहले भी फाहियान आ चुका था, ठीक है। वेनसांग तो आपका दूसरा हो गया। फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसके दरबार में आया था। फाहियान आया था 413 AD में, जो आपको एक लिस्ट है मेरे पास, उस लिस्ट को हम प्रोवाइड करा था। 413 AD में आया था। विजिटेड इन 399 AD इन इंडिया एंड स्टेड और रिमेन्ड हेयर अप टू 413 AD। तो देखेंगे कि गुप्ता पीरियड में ये आता है और यहाँ रहता है, कम से कम 14 साल 15 साल का ये समय यहाँ व्यतीत करता है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखता है, फिर वही सारी चीज़ें लेके अपने देश जाता है वापस। तो भारत के बारे में बहुत सारा जो अकाउंट्स है, लेखा जोखा, वो प्रदान करता है कि आखिर भारतीय संस्कृति, भारतीय जो सभ्यता है, जो कल्चर है, सिविलाइजेशन है, या यहाँ की जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और जो रिलीजियस स्थिति क्या है। तो वो फिर ले जाके पूरा बुद्धिज़्म को पूरे चाइना में फैला दिया। और आज देखिए कि चाइना वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इंडिया भी 3rd पे पहुंच गया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पहला पे आ जाए, लेकिन भुखमरी में अभी भी हम लोग 107वें नंबर पे हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि अमीर तो अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। खास करके इन 2 सालों के पैंडमिक में बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया। अब धीरे धीरे हमारी जो इकोनॉमी है ट्रैक पे आने की कोशिश हो रही है कि ट्रैक पे लाया जाए इसको। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि ये है फाहिन है। फाहिन 399 AD टू 413 AD तक रहा। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था। सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था ये। और यहाँ लगभग 13-14 साल बिताता है। फाहिन उसके बारे में, भारत के बारे में एक अच्छा खासा देखते हैं कि पीठ पे कितना सारा किताब, जहाँ भी जाते हैं ऐसे ही जाते हैं ट्रेवलर शादी। अभी हम लोग भी कभी जाते हैं कहीं ट्रेवल करने तो अपने पीठ पे एक बड़ा सा बैग लाद लेते हैं और उसमें जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों को रख लेते हैं, खाने पीने की चीज़ें, कपड़ा हो या फिर और भी जो एसेंशियल चीज़ें होती है उन सारी चीज़ों को रख के हम लोग
यात्रा पे निकल पड़ते हैं। तो ये लोग चाइना से आ गए थे भारत में, चाइना से आके यहाँ की सारी चीज़ों को सीखा, फिर चाइना में ले जाके फैला दिया। भारत वहीं क्या वहीं रह गया, वैसा ही रह गया। तो ये है फाहियान, ये है वेनसांग। वेनसांग आपको 6 बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो हमें जो वेनसांग इसके बारे में जानना जरूरी है कि ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और इसको प्रिंस ऑफ राजकुमार कहा जाता था, प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज यानी यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, तो इन सारे ये जो फैक्ट हैं, इन फैक्ट को हम लोग याद रखेंगे। खास करके रेलवे एसएससी में ऐसे फैक्ट्स बहुत सारे पूछे जाते हैं कि वेनसांग या फिर आपको जो फाहियान किसके शासनकाल में आया था, कब तक रहा था। ईयर तो कोई कंफर्म नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी पूछ ही लेता है कि उस समय किसका शासनकाल था और आया तो भारत के बारे में क्या क्या सारी चीज़ें वो बताता है। उसके बाद फिर देखेंगे जो इत्सिंग है, ये है हमारा फाहिन। फाहिन जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यहाँ बहुत सारी चीज़ें वो लिखता है और फिर यहाँ के लोगों के बारे में, उनकी सामाजिक आर्थिक धार्मिक स्थिति बताता है, बुद्धिस्ट लिटरेचर को पढ़ता है, फिर सारी चीज़ें लेके उड़नछू हो जाता है, भाग जाता है। तो ये फॉरेन सोर्सेज में हमारा इतना सारा चीज़ें हैं। और फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो एक लिस्ट है, लिस्ट हम चाह रहे हैं कि आप लोग नोट डाउन कर लें। ये जो एरियन कौन कौन से जो फॉरेन अकाउंट्स क्रोनोलॉजिकली इसको अरेंज करके हम लोग लिखे हुए हैं, तो इस चीज़ को हम लोग इंडिका रिटन बाई एरियन, Megasthenes in Greek wrote about India. He utilized the accounts of Megasthenes and Eratosthenes. जो मेगास्थनीज का इंडिका था उसी से प्रभावित होकर के एरियन ने फिर इंडिका लिखा और उसमें हम लोग जब ध्यान देंगे तब हमें समझ में आएगा कि यूटिलाइज द अकाउंट्स ऑफ मेगास्थनीज एंड इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज और मेगास्थनीज के जो अकाउंट्स था उन सारी चीज़ों का उसने यूटिलाइज किया अपने राइटिंग में। ठीक है, ज्योग्राफी ग्रीक बाई टॉलमी रिटेन इन 2nd century AD ऑन साइंटिफिक टाइम्स ही गैव द शेप ऑफ इंडिया लाइक अ काइट, यानी भारत का जो आकार उसने बोला कि एक पतंग जैसा है। तो सब लोग अनुमान लगा रहे थे भारत का आकार कैसा है। ठीक है, ज्योग्राफी बाई स्ट्रैबो रिटेन इन ग्रीक, यानी सबसे पहले जो ग्रीक राइटर्स है मेगास्थनीज हो गए, टॉलमी हो गए या फिर आपको स्ट्रैबो हो गए। अकाउंट्स ऑफ कॉस्मस बाई इंडो कैपिटलिस्टर्स रोट अबाउट मिहिर कुल, यानी मिहिर कुल के बारे में यहाँ से जानकारी है प्राप्त होता है। रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट कंट्रीज बाई फाहिन, फाहिन जो फाहियान है भारत के बारे में लिखता है कि भारत एक बुद्धिस्ट कंट्रीज है। यहाँ के जो लोग हैं वो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, जो तथागत बुद्ध की जो दर्शन है उसको फॉलो करने वाले लोग हैं, ऐसा आपको फाहियान लिखता है। फाहियान को आप देख सकते हैं कि इसको फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इन इंडिया, वो पहला ऐसा यात्री था जो भारत में आया 399 AD से लेके 413 AD तक रहा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और भारत के बारे में वो ऐसा अकाउंट्स, ऐसी जानकारियाँ, ऐसा इन्फॉर्मेशन वो देता है। ट्रेवल्स ऑफ फाहियान एंड फाहियान का जो इसको फो की यानी ट्रेवल्स ऑफ फाहियान, फाहियान का जो यात्रा अकाउंट्स है, ट्रेवलॉग्स है, उसको फो की कहा जाता है। देखो चाइनीज नाम CU की बुद्धिस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड बाय हेनसांग, ही रेफर्स टू मिहिर कुल। ठीक है, वेस्टर्न वर्ल्ड का CU की जो लिखता है इसके बारे में आपको खास करके देखते हैं कि जो वेनसांग है ये इसके बारे में क्या लिखता है। CU की मतलब जो मैंने वहाँ देखा, और इसके बारे में वो बताता है कि भारत में ये सारी चीज़ें देखा है। बुक्स एंड ऑथर्स है बुद्ध चरित, यानी बुद्ध के बारे में अश्वघोष लिखा है 100 AD में। सप्त शतक या गथा सप्तशकी यानी प्राकृत भाषा में हाला ये सतवाहना किंग 100 AD में लिखा है। मृच्छकटिका लिटिल प्ले कार्ट शूद्रका ने 500 से 600 AD में लिखा है। रत्नावली जो है हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। नगानंदा हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। प्रियदर्शिका हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त ने लिखा है। कादम्बरी बाणभट्ट लिखता है। हर्षचरित बाणभट्ट लिखता है। बृहत कथा आपको गुणाध्याय लिखता है। चरक संहिता फर्स्ट बुक ऑन मेडिसिन, याद रखना है कि फर्स्ट बुक ऑन मेडिसिन चरक संहिता
चरक संहिता। उसके बाद फिर देखते हैं कि सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता अष्टाध्यायी, फर्स्ट बुक ऑफ संस्कृत ग्राम, पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है, पाणिनि महाभाष्य लिखता है, जो संस्कृत ग्रामर है उस पर महाभाष्य लिखता है, यानी एक कमेंट्रीज लिखता है। तो ये सारे जो लिस्ट हैं, इन सारे लिस्ट को ध्यान रखिएगा, कहीं से भी ये मैच द फॉलोइंग्स में पूछ लेता है, या फिर एक एक करके पूछ ले कि इनमें से इस किताब को किस जो राइटर ने लिखा है। तो किताब प्लस राइटर, बुक एंड राइटर, ये एक इम्पॉर्टेंट आपको अकाउंट्स मिल जाता है, इसको ध्यान से हम लोग लिख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू। कल आएंगे तो फिर हम लोग फर्दर जितने भी जो क्रोनोलॉजिकली हम लोग देखेंगे कि जितना भी जो अभी तक हमने पढ़ाई किया है उसको एक अरेंज्ड वे में इसको अरेंज करके सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हम लोग देंगे। फिर देखेंगे जो प्री हिस्ट्री है, यानी जो इतिहास के पहले, इतिहास हिस्ट्री किसे कहते हैं, जिसका कोई अकाउंट्स लेखा जोखा हो और जिसके बारे में कुछ चीज़ लिखा गया हो, ठीक है। और प्री हिस्ट्री में क्या है कि वहाँ लोग पढ़ना लिखना नहीं समझते थे, भाषाओं का उद्भव उस समय नहीं हुआ था, लोग जो यायावर की जो लाइफ है व्यतीत किया करते थे, जंगलों में रहना, शिकार करना और उसी से अपना जीवन यापन करना उनका था। तो देखेंगे प्री हिस्ट्री का क्या है, प्री हिस्ट्री में कौन कौन से पीरियड आते हैं। फिर हिस्ट्री जब स्टार्ट होता है तो फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन आएगा, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन आएगा तो फिर मज़ा आने लगेगा 2 गुना। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।